अब आ जाइए कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में ना कहानी मैं आपको जैसे चलाऊंगा वैसे याद रखनी है। 7 स्टेप्स है। स्टेप 1 पहले चेक करना कैपिटल एसेट है या नहीं। स्टेप 2 चेक करना ट्रांसफर हुआ है या नहीं। कैपिटल एसेट 2 क्लॉज 14, ट्रांसफर 247। तीसरा आप चेक करना शॉर्ट टर्म एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, वो है 2 क्लॉज 42A। फिर चेक करना मुन्ना पीरियड टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी ड्यू पे रिसीव पे? बाबू ड्यू बेसिस पे है, लेकिन रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबिलिटी 45(2), 45(5), 46(2), 45(1) है। ये 4 सेक्शन रिसिप्ट पे हैं, बाकी ड्यू पे। स्टेप 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन सेक्शन 48। स्टेप 6 क्या है? एग्जेम्पशन 54 सीरीज। 54 सीरीज की एग्जेम्पशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप 7 टैक्स रेट्स लगाने हैं, वही वाले आपके 111A, 112A, 112 या स्लैब रेट भी। ये देखो सेक्शंस ही सेक्शंस आपके सामने। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। 214, 247, 242A ये रिसिप्ट बेसिस, कंप्यूटेशन, 54 सीरीज, टैक्स रेट्स। यही है कैपिटल गेन, बाकी तो और कुछ नहीं है कैपिटल गेन में। चलो जी, ओके रिपोर्ट बेटा, लेट्स डू नाउ। पहाड़ चढ़ लिया है, माता रानी के दर्शन हो गए हैं, अब तो उतराई स्टार्ट हो गई हमारा। बस हमारा मेजर मुश्किल वाला काम हो गया। सैलरी और बिजनेस प्रोफेशन 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत टेढ़े हैं, बाकी तो बेटा बहुत सिंपल है। सर आपके लिए सिंपल है, हमारे लिए तो जी का जंजाल है। चलो जी कोई नहीं, आ जाओ। सो पहले काम कर रहे हैं जी कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होता है जी? एनी प्रॉपर्टी। यस, कैपिटल एसेट में क्या आएगा? हर चीज आई, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, सब आएगा। कैपिटल एसेट पे एक टिपिकल छोटा सा पॉइंट है, वो याद कर लेना, छोटा सा पॉइंट। यूलिप पॉलिसीज भी आ जाती है। ये यूलिप क्या आ गई सर? अरे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको भी कैपिटल एसेट मान लेते हैं। हाँ, ये इतना ही जो बताऊंगा उतना ही याद कर लेना। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी या प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कैपिटल एसेट माना गया है। अगर यूलिप पॉलिसी इश्यू हुई है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, जिस पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ऊपर का है, वो क्या रहा था? यूलिप पॉलिसीज होती हैं, मैं आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो उस प्रीमियम का यूनिट्स बन जाते हैं। जैसे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक हिस्सा मिलता है ना शेयर, ऐसी बेटा आपके प्रीमियम को इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक मार्केट में लगाती है और उसकी यूनिट्स मिल जाते हैं। हर यूनिट का एक वैल्यू होती है, ज्यादा डीप में ना जाए। यूलिप पॉलिसीज इश्यू हुई हैं 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स, जिसका एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम, एक पॉलिसी हो, 2 हो, 3 हो, मिलाकर सारी पॉलिसीज का प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है। उस पर 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। ये 1010D क्या होता है सचिन सर? ये वो इंश्योरेंस का पैसा एग्जेम्प्ट होता है। वो वाली पॉलिसी यूलिप वाली 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हुई है। 1010D की एग्जेम्पशन नहीं है, एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है, उसको भी कैपिटल एसेट माना जाता है। बस इतना याद कर लोगे, मोर देन इनफ है। ठीक है। अच्छा, कैपिटल एसेट में क्या नहीं आता? स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। कैपिटल एसेट में क्या नहीं आता? मूवेबल एसेट फॉर पर्सनल यूज नहीं आता। कैपिटल एसेट में क्या नहीं आता? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आती। और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 1999 स्कीम में इशू हुए थे और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स मुन्ना 2015 की स्कीम में इशू हुए थे। लेकिन मूवेबल पर्सनल एसेट्स
आपकी व्यक्तिगत इस्तेमाल वाली एसेट्स, उसमें कुछ आती हैं कैपिटल एसेट्स। क्या? ज्वेलरी, एंटीक्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट। लो जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, बता देना। घर का कंप्यूटर, यस और नो, कैपिटल एसेट और नॉट? घर का कंप्यूटर, यस और नो में आंसर दो। घर का कंप्यूटर नॉट अ कैपिटल एसेट। ऑफिस का कंप्यूटर, ऑफिस का कंप्यूटर, यस, ऑफिस का कंप्यूटर, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर की बिल्डिंग, पर्सनल यूज वाली, पता था शब तेरा आंसर यही आएगा। यस, इट इज अ कैपिटल एसेट। बिल्डिंग है, वो मूवेबल नहीं है, तो घर की पर्सनल बिल्डिंग हो, घर का पर्सनल हाउस हो, कैपिटल एसेट। ऑफिस की बिल्डिंग तो वैसे ही है। एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एरिया ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एरिया ऑफ इंडिया, यस, इट इज अ कैपिटल एसेट। नॉन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एरिया ऑफ इंडिया, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एरिया ऑफ इंडिया, यस। आई थिंक ये तो बहुत आपको क्लियर है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स नो। और कोई बॉन्ड्स हो, और कोई सर्टिफिकेट्स हो? बिल्कुल सही। यूलिप पॉलिसी, एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख तक। यूलिप पॉलिसी, एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख तक? नो, 2.5 लाख से ऊपर। बात खत्म। ठीक है, चलो अब आ जाइए। ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफर का मतलब ये बताता हूं। अर्बन एरिया का मतलब, ट्रांसफर एरिया का मतलब जुदा हो जाना, और परमानेंटली जुदा हो जाना। परमानेंटली। अब जुदा कैसे हो जाएगी? बेचकर, सेल, अदला बदली, एक्सचेंज, सरेंडर, अपने भाई के नाम प्रॉपर्टी कर दी, या एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, चली तो गई ना, नेचुरल डिजास्टर के कारण आग लग गई, विध्वंस हो गया, सरकार ने एक्वायर कर ली, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। बाबू, टोपा 53 ऑफ टोपा, वही आपने एसेट बेची, कच्चा बादाम, कच्चा 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 बादाम, चाबी पकड़ा दी, आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अगर 53 और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके अंदर क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल, पावर टॉर्नी के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें आपने पैसा ले लिया, चाबी दे दी, हो गई जुदा। वो डीम्ड ओनर, आपके हाथ में ट्रांसफर। अब सुनो जी, रामलाल जी के पास फ्लैट है, वो डीम्ड ओनर माने जाते हैं ना फ्लैट का, क्योंकि सोसाइटी तो लीगल ओनर होती है। तो रामलाल ने मुझे सोसाइटी में मेंबर बना दिया, अब फ्लैट मेरा हो गया, मैंने 1 करोड़ दे दिए, तो रामलाल के हाथ में ट्रांसफर लग गया, क्योंकि मेंबरशिप ट्रांसफर कर दी, मैं मेंबरशिप एक्वायर कर ली, मैं डीम्ड ओनर। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन वही है, सेक्शन 27 वाली। तो जो रिसिपेंट है वो तो डीम्ड ओनर बन जाता है, ट्रांसफर में कैपिटल गेन लग जाता है। और ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिस पर एनुअली इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो मैच्योर हो गए। अब लोग कहते थे मैंने सेल कोई करी तो मैच्योर हो गए, तो गवर्नमेंट ने कहा ट्रांसफर तो है ही। तो ट्रांसफर का मतलब बाबू, एसेट परमानेंटली जुदा हो गई, पोजेशन नहीं गई, टाइटल चला गया, टाइटल चला गया, तो कैपिटल गेन लगेगा। अब याद रखना, अर्बन एरिया क्या चीज है, क्योंकि हमने बोला था ना रूरल एरिया की एग्रीकल्चरल लैंड, तो अर्बन एरिया क्या है, रूरल एरिया क्या है? बाबू, रूरल एरिया डिफाइन नहीं है लॉ में, तो फिर पता कैसे लगेगा रूरल एरिया? क्वेश्चन बोल देगा, तो क्वेश्चन ना बोले तो क्या हमें यह भी समझ आ सकती है कि कोई फॉर्मूला दे दो रूरल एरिया अर्बन एरिया? हाँ बेटा, लो, अर्बन एरिया डिफाइंड है 2(1)(a) में, तो रूरल क्या हो गया? जो अर्बन नहीं है। वाह सचिन सर, तो अर्बन क्या है? सुन लो, ऐसा एरिया जहां पर लोकल अथॉरिटी है और जहां की आबादी मिनिमम 10,000 है, वो एरिया अर्बन एरिया होता है। जहां की आबादी 10,000 है और वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। दिल्ली अर्बन एरिया, 10,000 की आबादी है। सर क्या बात कर रहे हो? मुंबई अर्बन एरिया, हरियाणा अर्बन एरिया। लेकिन अर्बन एरिया से 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया। अगर इस वाले एरिया की आबादी, सुन लो, इस वाले एरिया की आबादी
10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है। 2 किलोमीटर का एरिया, ये भी अर्बन एरिया, इसके कहते हैं आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स। इस पीले वाले एरिया से बाबू 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया, ये वाला एरिया भी अर्बन एरिया, ये जो है ना, ये वाला एरिया भी अर्बन एरिया। अगर ये पीले वाले एरिया की आबादी 1 लाख से 10 लाख है, ये जो बीच वाला एरिया है, और अगर बीच वाले एरिया की आबादी 10 लाख से ऊपर है तो हम 8 किलोमीटर तक भी जाएंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है, सुन लो, सुनो, आप मुझे अर्बन एरिया रूरल एरिया बताना, आप बताना ये अर्बन है रूरल है, मुझे बताना अर्बन है रूरल है। वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, आबादी 9,000 है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, आबादी 9,000 है, रूरल एरिया है बेटा। आबादी 20,000 है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। अगेन रूरल एरिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, आबादी 80,000 है, अर्बन एरिया। अच्छा बेटा, 4 किलोमीटर अवे है, 4 किलोमीटर अवे है एक ऐसे एरिया से जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है और आबादी 80,000 है, उस एरिया से। ये एरिया तो अर्बन एरिया है ही, ये तो अर्बन एरिया है ही। मैं बाबू इस 4 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। ये एरिया, ये 4 किलोमीटर अवे वाला, ये देखो 2 किलोमीटर तक जाएंगे, लिखा है 2 किलोमीटर तक जाएंगे 10 से 1 लाख तक। तो आबादी तो बेटा 1 लाख तक है, तो 4 किलोमीटर दूर वाला है ना। अरे बब्बू, ये भी आपका रूरल एरिया माना जाएगा, अर्बन माना जाएगा। ये वाला एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। ये जो 4 किलोमीटर दूर है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये हाँ, ये वाला जो है ना, ये ऐसे कर लो, ये रूरल एरिया है, ये अर्बन एरिया है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। ठीक है, अब सुनो जी, एरिया, एरिया 4 किलोमीटर अवे है ऐसे एरिया से जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, आबादी 2 लाख है। 4 किलोमीटर दूर है वो एरिया, अप टू 4, और एरिया की उस एरिया से जहां की लिमिट्स हैं। तो बाबू अब ये 4 किलोमीटर वाला एरिया भी अर्बन एरिया की डेफिनेशन में आ गया। यस। अच्छा, एरिया जो है ना बाबू 8 किलोमीटर अवे है, और एक ऐसे एरिया से जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और आबादी 15 लाख है। मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं बाबू, इस वाले 8 किलोमीटर अवे वाले एरिया, अप टू 8। तो बाबू ये भी अर्बन एरिया है, ये भी अर्बन एरिया है। अच्छा बाबू, 10 किलोमीटर अवे है ऐसे एरिया से जहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1.5 करोड़ है। दिल्ली से 10 किलोमीटर अवे है। हाँ, दूसरे शहर, दूसरे किसी जुरिस्डिक्शन में ना आता हो। बताओ जी, बताओ जी, मैं बताऊं? 8 तक लेना है खाली मैक्सिमम, तो ये रूरल एरिया माना जाएगा। हाँ, प्रोवाइडेड हरियाणा के 8 में ना आ जाए, यूपी के 8 में ना आ जाए, वो भी बात देखनी होती है। समझ गए? तो हम ये सी पॉइंट से बोलेंगे 8 तक लेना होता है। बाउंड्री कितने तक लोगे? 15 किलोमीटर तक कोई लो, तो 8 किलोमीटर तक लेना होता है मैक्सिमम। चलो जी, नेक्स्ट। अब आ जाए बेटा, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, लो जी थर्ड स्टेप, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। बेटा जी 12 महीने इन 2 जगह हैं, 24 महीने इन जगह। 4 एसेट्स पे 12 महीने होल्डिंग, लिस्टेड सिक्योरिटीज, इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और कहां पर? एनएससी, बीएससी।
NSE BSE। यूनिट्स ऑफ UTI, अच्छा लिस्टेड शेयर, लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड है बेटा, लिस्टेड। अच्छा यूनिट्स ऑफ UTI, ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की म्यूचुअल फंड, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो। जीरो कूपन बॉन्ड्स लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो। 12 महीने अप टू 12 शॉर्ट टर्म, 12 से ऊपर लॉन्ग टर्म। होल्डिंग पीरियड होता है डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ ट्रांसफर। एक बड़ा की पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2025। डेट ऑफ ट्रांसफर है 31/12/2025। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, बताओ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। बताओ जी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इज इट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? बहुत बढ़िया। चलो जी बेटा, डेट ऑफ परचेज तो वही है, डेट ऑफ ट्रांसफर है 1 जनवरी 2026। यहां तो आप कह सकते हो ना, या आप कह सकते हो कि सर ये 1 साल 1 दिन हो गया, तो ये LTC हो गया। बट एक एक वो आता है पॉइंट ऑफ व्यू, एक कॉन्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू, कि 12 महीने प्रीसीडिंग डेट ऑफ ट्रांसफर तक देखना है। 12 महीने प्रीसीडिंग डेट ऑफ ट्रांसफर, तो डेट ऑफ ट्रांसफर 1 है, तो प्रीसीडिंग डेट क्या होगा यहां पर 31 दिसंबर। समझो, तो 12 ही होती है। जिस दिन बेचा उसको इंक्लूड नहीं करना, ये कॉन्ट्रा व्यू है। डेट ऑफ ट्रांसफर नॉट इंक्लूडेड, तो डेट ऑफ ट्रांसफर 1 जनवरी है, इसको इंक्लूड ना करें तो 31 दिसंबर तक देखेंगे। जैसे वो एज होती है ना, वो आपका सर्कुलर शायद 28/2016 है। अगर आप पैदा हुए हो 1 अप्रैल बाबू 2026 है ना हमारा साल, -60, तो आप पैदा हुए हो 1 अप्रैल 66 को। बताना आप क्या सीनियर सिटीजन हो 25-26 में? ये सर्कुलर नंबर था ना 28/2016, 28/2016, याद आ रहा है? अगर आप पैदा हुए हो 1 अप्रैल 1966 को, तो 25-26 में क्या आप सीनियर सिटीजन हो? 25-26 में क्या आप सीनियर सिटीजन हो? रंबा हो बताओ, 25-26 में क्या सीनियर सिटीजन हो? सर हैं, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ या एज एक दिन पहले देखते हैं। तो 1 अप्रैल 66 को पैदा हुआ, तो 60 टच कब कर गए होंगे अंकल? 31 मार्च 26 को, 31 मार्च 26 को, और वो तो 25-26 है। इसी तरीके से कॉन्ट्रा व्यू पॉइंट कहता है डेट ऑफ ट्रांसफर से एक दिन पहले देखना है। देखा है ना, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, उसके पास 12 महीने तक हो बेचने से पहले। तो बेचने के दिन से पहले या बेचने से पहले, ये कॉन्ट्रा है। अच्छा, डेट ऑफ ट्रांसफर अगर, इसमें 2 व्यू आएंगे। डेट ऑफ ट्रांसफर अगर 2/1/26 है तो इसमें कोई व्यू पॉइंट, इसमें तो बेटा लॉन्ग टर्म ही होना है। तो यानी कि अगर डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी हो, डेट ऑफ सेल 1 जनवरी हो, जब भी प्रॉब्लम आएगी। अगर यहां पर आप पैदा हुए 2 अप्रैल को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सीनियर सिटीजन होंगे ही नहीं। और अगर आप पैदा हुए थे 31 मार्च 66 को, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रॉब्लम वहीं आएगी जहां डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल एक एग्जैक्ट सेम तारीख है। बोलो पॉइंट समझ आ गया? तो यहां पर दोनों पॉइंट दे देना, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, दोनों पॉइंट देख देना। तो 2 तारीख को तो लॉन्ग टर्म ही है, 31 को शॉर्ट टर्म ही है। सारा खेल है 1/1/2026 का। एक कहता है डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले, तो एक दिन पहले देखेंगे ना। एक कहता है नहीं 1/1 को देख लो, तो 1 साल 1 दिन हो गया। पॉइंट समझ आ गया?
चलो नेक्स्ट। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया। कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होते हैं? सर कैपिटल गेन टैक्सेबल होते हैं ड्यू बेसिस पर। लेकिन बेटा 4 सेक्शन है, देख लो 4 सेक्शन। ये है 45(1)(a), दिखा देता हूं। फर्स्ट एक्सेप्शन 45(1)(a) फर्स्ट एक्सेप्शन, 45(2) सेकेंड एक्सेप्शन। ये बहुत इजी चैप्टर है। 45(5) थर्ड एक्सेप्शन, मुन्ना थर्ड एक्सेप्शन। और 46(2) फोर्थ एक्सेप्शन। जहां कैपिटल गेन कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होंगे? रिसिप्ट पे। बाकी तो बेटा ड्यू पे। ड्यू का क्या मतलब बताना जरा, ड्यू का क्या मतलब? सर ड्यू का मतलब है जिस प्रीवियस ईयर में एसेट जुदा हो गई, जिस प्रीवियस ईयर में एसेट जुदा हो गई। तो मैंने आपको कितने स्टेप्स करवा दिए? आओ जी। सचिन सर ये चैप्टर तो बड़ा इजी हो गया। ये हो गया, ये हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, टैक्सेबिलिटी अभी बता दूंगा ये 4 सेक्शन। अब कंप्यूटेशन का काम कर रहे हैं। आओ जी। कंप्यूटेशन में शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला। ये एफवीसी है जिसको कंसिडरेशन की फुल वैल्यू लेनी है, पार्ट मिले फुल ले लो। ये आपके ट्रांसफर एक्सपेंडिचर है, बेचने के खर्चे। ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। ये तीनों माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव फिगर आया तो क्या बोलेंगे? एसटीसीजी। नेगेटिव फिगर आया तो क्या बोलेंगे? एसटीसीएल। अब सुनो जी, इंडेक्सेशन हट गई है क्योंकि देखो यहां पर लिखा हुआ है वो इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। कब से अलाउड नहीं है? नो इंडेक्सेशन। ये लो जी, 22/7/2024 ऑनवर्ड जो एसेट बेची है, यानी कि 22/7 तक बेचे तो इंडेक्सेशन नहीं है। अगर एसेट विद इफेक्ट फ्रॉम 23/7/2024 बेची है, नो इंडेक्सेशन। ये इसलिए लिखवा मैंने दिया लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन, इसलिए लिखवा दिया। कभी एक बार क्वेश्चन पुरानी सेल का भी आ सकता है, इसलिए मैं इसे काट नहीं रहा हूं, लिख देता हूं। चार्ज इरेजर काम नहीं कर रही मेरी, पता नहीं। आज सिस्टम तो सही चल रहा है फॉर्चुनेटली, आज इरेजर काम नहीं कर रही। ये भी ना मेरा सिस्टम भी ना अजीब सा, इसका भी मन क्या कहते हैं, मन मौजी है। आज रुका नहीं सिस्टम और हैंग नहीं हुआ। आज ये इरेजर ही नहीं काम कर रही मेरी, बोले मैं मिटाऊंगी नहीं, तुम मुझे रब करने के लिए इस्तेमाल करते हो। बढ़िया बात है। तो भाई इंडेक्सेशन कब नहीं मिलेगा? अब सुन लो, इंडेक्सेशन 23 जुलाई एसेट्स के बाद ट्रांसफर की, 23 जुलाई या उसके बाद 23 जुलाई। हाँ अभिनव करूंगा बेटा, मैं अभी छेड़खानी नहीं कर रहा सिस्टम में। मैंने कहा मेरे क्लासेस निकल जाए एक बार, ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है। बाकी के सिस्टम्स में बिल्कुल टच करूंगा, तो तुझसे कनेक्ट करूंगा। लेकिन अभी मैं पंगा नहीं ले रहा यार, मेरे अभी 3 सेशन इसके, 3 जीएसटी के निपट जाए, तुम लोगों का कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण जो होना है वो तो हो जाएगा, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड अबाउट यू। तो सुनो जी, 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स नो इंडेक्सेशन। तो अगर 22/7 तक ट्रांसफर करी है तो इंडेक्सेशन था लास्ट ईयर। बेटा हमारा तो 25-26 प्रीवियस ईयर है ना। ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ। तो इंडेक्सेशन हमें मिलेगी ओनली 22/7/2024 तक, और ऐसे इंप्रूवमेंट की भी इंडेक्सेशन जब भी करेंगे 22/7/2024 तक, विद इफेक्ट फ्रॉम 23/7/2024 इंडेक्सेशन इज एबॉलिश्ड। ठीक है, तीनों को माइनस कर देना। पॉजिटिव फिगर आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव फिगर आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, इंडेक्सेशन का फॉर्मूला याद रख लो। हो सकता है पुराने साल में एसेट बेच के दिखा दे, COA मल्टीप्लाई बाय CI और प्रीवियस ईयर ट्रांसफर, जिस साल खरीदी, और 1 to whichever is later। इंप्रूवमेंट के लिए फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्सेशन सर 25-26 के इंडेक्सेशन क्यों दे रहे हैं? बेटा एक केस है जहां एसेट करंट ईयर में भी ट्रांसफर करोगे इंडेक्सेशन मिलेगी, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। तो ये फॉर्मूला आपको इंडेक्सेशन क्लियर है ना आप लोगों को? इंडेक्सेशन तो क्लियर है ना आप लोगों को? एक बार बताना जरा। मैंने क्लास में बता तो दी थी, क्योंकि हो सकता है हिस्टोरिकल बात आ जाए। ठीक है, वो कौन सा केस था जहां पर अगर एसेट बेची जाए 25-26 में फिर भी इंडेक्सेशन करेंगे? 25-26 में एसेट बेची जाए
वैसे तो इंडेक्सेशन जब तक थी 22/7/2024 तक। तो ऐसा कौन सा केस था जहां 25-26 में भी एसेट बेचेंगे? वो था, मैं बताऊं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग वाली बात जो 22/7 से पहले खरीदी हुई है और 22/7 के बाद बेची गई है। लैंड एंड बिल्डिंग, और वो इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट। इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट। वो लोग रो रहे थे यार, वो कह रहे थे यार धोखा हो गया हमारे साथ, तो इंडेक्सेशन छीन ली। इतने सालों से बिल्डिंग रखी हुई थी, तो गवर्नमेंट का चिंता ना कर। ये बजट आया था ना पिछली बार, पिछले साल 2024 वाला बजट, तो जब इंडेक्सेशन छीन ली थी गवर्नमेंट का चिंता ना करो। अगर आपकी लैंड बिल्डिंग 22/7/2024 से पहले की है और बेची गई है 22/7/2023, बेची गई है 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स, लैंड बिल्डिंग इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट 22/7/2024 तक की खरीदी हुई है और बेची गई है 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स, तो आप बिना इंडेक्सेशन करके 12.5%, ये बात लिखी भी होगी कहीं, दिखा देता हूं, वो बेटर है। ये हवा में बातें करते हैं ना, तो बच्चा भी बाल खींच लेता है अपने, ही बिकम्स कंफ्यूज कि सर क्या क्या रहे हो, समझ तो आ नहीं रहा। ये बात बेटा आपकी इधर है, थोड़ा मैंने हल्की कर दी है स्पीड, थोड़ा सा आपको समझ आने लग गया होगा। ये रहा, इन केस ऑफ ट्रांसफर विद इफेक्ट फ्रॉम 23/7/24, इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड अप टू 22/7/2024, इनकम टैक्स शैल बी कंप्यूटेड 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो टैक्स निकालते वक्त, टैक्स कंप्यूट करते टाइम आपके पास ऑप्शन होगी। आओ जरा मैं इसको क्वेश्चन को ही करवा देता हूं। आपने बिल्डिंग खरीदी थी बेटा 2012-13 में, कितने की? 10 लाख की। बिल्डिंग बेच रहे हो? हाँ बेच रहे हैं सर, 25-26 में 30 लाख की। अच्छा मुझे बताओ, पहले तो सिंपल सी बात, एलटीसीजी कितना 25-26 में? एलटीसीजी बता दो 25-26 में कितना? 25-26 में एलटीसीजी बता दो। सर इंडेक्सेशन तो मिलती नहीं है। सर आप तो कह रहे हो मिलेगी, वो टैक्स निकालते वक्त, इनकम निकालते वक्त नहीं, इनकम तो 20 लाख। ठीक है, इस बंदी की ना सैलरी इनकम भी है 5 लाख। टोटल इनकम बता दो लड़की की। सर टोटल इनकम 25 लाख। बंदा ना ओटीआर में है। अब इसका टैक्स निकालना शुरू करो। सर टैक्स में 25 लाख स्लैब रेट पे 5 लाख और टैक्स लगेगा 12,500। अब मुन्ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कह रहे हैं 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। लगाओ जी, विदाउट इंडेक्सेशन आ गया प्रॉफिट 20 लाख का, तो 12.5% ऑफ, बोलो बोलो, 20 लाख कितना हो गया सर? 2.5 लाख। और दूसरी ऑप्शन, मान लो इंडेक्सेशन कर देते तो कितना गेन आता? सर इंडेक्सेशन कर देते तो लड़के का गेन आता बाबू 30 लाख माइनस 10 लाख इंटू 300 एंड क्या है आज का इंडेक्स, 76 है क्या? चलो चेक करना, आज वाला इंडेक्स 25-26 का, और 12-13 का तो 200 था, तो कितना इसका गेन आता जरा बताना इंडेक्स करके। इनकम तो वही बोलोगे बेटा, इनकम में चेंज नहीं करोगे, इनकम में विल नॉट चेंज। कितना आ गया? 376 है ना, जरा चेक करना। 10 लाख का इंटू 376 डिवाइडेड बाय 200, 18,80,000। हाँ माइनस 30 लाख बाबू, 11,20,000 का लॉन्ग टर्म गेन आता। इस पे 20% टैक्स लगा के देख लो। ओ वो कह रहा है पुराना सिस्टम में रहने दो ना, वही अच्छा था।
वो हमें कहते हैं रो मत ना, दोनों में से जो लेस है वो दे दे। चल, पुरानी फीस नई फीस का चक्कर ही नहीं करते। 11,20,000 इंटू 20, 2,24,000। लो जी, तो इसका टैक्स ये लगेगा 12.5 और 2,24,000, 12,500 प्लस 2,24,000 बच्चों, 2,36,500 प्लस 4%। इनकम वही कहोगे 20 लाख। तो ये वो लोग हैं, सैलरी में रिबेट बेटा ओटीआर है ना, ओटीआर में टोटल इनकम, अभिनव टोटल इनकम देखते हैं ना, टोटल इनकम तो 25 लाख आ गई, टोटल इनकम तो 25 लाख है। तो बेसिकली पॉइंट इज वो लोग थे बिल्डिंग पहले खरीद रखी थी, अब बजट आने के बाद बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहते चिंता ना कर, नया सिस्टम इंडेक्सेशन तो नहीं है, तो बिना इंडेक्सेशन के 12.5 कर ले नया टैक्स। पुराने सिस्टम में तो इंडेक्स करता 20% का टैक्स लगाता, वो करके देख ले। ठीक है, चलो आइए बढ़ते हैं बेटा आगे। पीछे आ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ। तो हमने अभी कंप्यूट करना सिखा दिया सचिन सर ने आपको, ये भी सिखा दिया, इंडेक्सेशन भी सिखा दिया। अब क्या बेटा, ये वाली बात आपको याद रखनी है, स्पेशल केसेस वाली। आओ जी, अब ये मैं जो करवा रहा हूं ना, ये स्पेशल केसेस हैं। सर कैसे स्पेशल केसेस? अरे कॉस्ट क्या होगी, इसकी इंडेक्सेशन क्या है क्या नहीं, देखो मैं छोटा सा बता, ये सारे हैं इंटेंजिबल एसेट्स। क्या है, जल्दी बोलो, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल, नो हाउ, पेटेंट्स, नो हाउ, लूम आवर्स, रूट परमिट्स, इंटेंजिबल एसेट्स खुद बनाए हैं, अपनी मेहनत, शिद्दत, इबादत, तो कॉस्ट नील ले लेना। और अगर इंटेंजिबल एसेट परचेज करे हैं तो परचेज प्राइस, और मार्केट वैल्यू नहीं मिलने वाली 1401 की, अगर ये आपने 1401 से पहले लिए थे। तो क्वेश्चन कहता है गुडविल खुद बनाकर बेची 10 लाख की, पूरा 10 लाख टैक्स। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, शेयर्स अगर कंपनी से लेते हो तो आपकी परचेज प्राइस क्या, अलॉटमेंट प्राइस, और डेट ऑफ परचेज क्या, डेट ऑफ अलॉटमेंट। शेयर्स मार्केट से लेते हो तो आपकी परचेज प्राइस क्या, मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, और डेट ऑफ परचेज जो ब्रोकर के बिल में लिखी होगी। रिलायंस टाटा के शेयर्स ले रहे हो, राइट शेयर्स खरीद लिए, तो डेट ऑफ परचेज प्राइस क्या, अलॉटमेंट प्राइस, और डेट ऑफ परचेज क्या, डेट ऑफ अलॉटमेंट। राइट शेयर रिनाउंस कर दिए, राइट की ऑफर रिनाउंस कर दी, तो बेटा कॉस्ट है नील, गेन शॉर्ट टर्म। जिसने आपसे राइट ऑफर परचेज किया उसकी डबल कॉस्ट, एक तो जिसने आपसे राइट ऑफर लिया उसके लिए राइट लेटर खरीदने की कॉस्ट, और जो अलॉटमेंट प्राइस होगा, और डेट ऑफ अलॉटमेंट इज द परचेज डेट। ये सारे तो बेटा प्रैक्टिकल चीजें हैं, थ्योरी में समझाई नहीं जा सकती, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। बोनस शेयर्स अगर अलॉट हुए हैं 1401 से पहले तो मार्केट वैल्यू की ऑप्शन है, अगर अलॉट हुए हैं 1401 के बाद तो नील, आ गई बात। अगर वो 1401 के बाद अलॉट हुए हैं तो नील, 1401 से पहले हुए हैं तो मार्केट वैल्यू की ऑप्शन मिल जाएगी। डेट ऑफ अलॉटमेंट इज द परचेज डेट। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं बेटा, अगर आपकी एसेट डिस्ट्रॉय हो गई आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो फर्स्ट एक्सेप्शन उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल कंपनसेशन मिला। ठीक है, होल्डिंग पीरियड कहां से, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक छोटा सा पॉइंट मन में आया, आपकी कैपिटल एसेट है 10 लाख की जो 12-13 में खरीदी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। कब डिस्ट्रॉय हो गई, मान लो बेटा 22-23 में। अब सॉल्व मत करना, कंपनसेशन मिला 25-26 में 20 लाख। मेरा पॉइंट बता देना बस, जो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं, टैक्सेबल कब होगा, जब डिस्ट्रॉय हुई या जब मिला, बस ये बताना। टैक्सेबल कब होगा, जब डिस्ट्रॉय हुई या जब मिला। When will it be taxable, जब डिस्ट्रॉय हुई या जब मिला, जब मिला। बहुत ही बढ़िया। इंडेक्सेशन होगी, थ्योरेटिकली बताना, इंडेक्सेशन होगी, यस, क्योंकि डिस्ट्रॉय 22-23 में, बस। तो मिला तो इस साल है, इंडेक्सेशन होगी। ऐसे ही बेटा आपने अपनी घर का ज्वेलरी के बिजनेस में रख दी, घर का झुमका बिजनेस में रख दिया, इस साल टैक्सेबल होगा जिस साल वो स्टॉक इन ट्रेड बिका।
लेकिन बेटा ट्रांसफर जब मानेंगे जब वो कन्वर्ट हुआ था, और जिस दिन कन्वर्ट हुआ था वो झुमका, उस दिन की मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन में जाएगी। बट टैक्सेबल कब होगा? जब झुमका बिका। क्लियर है बात? सरकार ने जबरन आपकी संपत्ति एक्वायर कर ली। कब कर ली? 22-23 में एक्वायर कर ली। 10 लाख का मुआवजा है, 5 लाख का मुआवजा मिला है 25-26 में, 26-27 में 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, 22-23 में 10 लाख का कंपनसेशन डिसाइड हुआ है, 5 लाख का मुआवजा 25-26 में मिला, 5 लाख का 26-27, किस साल 10 लाख टैक्सेबल होंगे या पार्ट बेसिस पे टैक्सेबल होंगे? किस साल 10 लाख टैक्सेबल होंगे? नहीं बेटा, शब्द पूरे 10 लाख टैक्सेबल होंगे फर्स्ट रिसिप्ट। पहला पहला प्यार, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, तो फर्स्ट रिसिप्ट। इंडेक्सेशन होगा? हाँ, 22-23 तक होगा, क्योंकि आपका ट्रांसफर 22 जुलाई 2024 तक हुआ। अच्छा बेटा, कंपनसेशन इनहांस हो गया, 5 लाख एक्स्ट्रा और मिलेंगे। ये 10 लाख तो मिल ही गए, 5 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 28-29 में। बताइए जी कब टैक्सेबल? लेकिन इस 5 लाख में भी 2.5 लाख दिए 28-29 में, और 29-30 में 2.5 लाख, 5 लाख एक्स्ट्रा कंपनसेशन। बेटा ये ईच रिसिप्ट पे, ये पहला पहला प्यार नहीं है, तो इनहांस कंपनसेशन रिसिप्ट पे आता है। तो 2.5 लाख इस साल, 2.5 लाख इस साल। कॉस्ट माइनस होगी, पहले माइनस हो गई। इंप्रूवमेंट माइनस होगा? नहीं। क्या माइनस हो सकता है इनहांस कंपनसेशन से? बताओ, इनहांस कंपनसेशन से क्या माइनस हो सकता है? बताओ बताओ, याद आएगा? लीगल एक्सपेंसेस, लिटिगेशन एक्सपेंसेस। बहुत ही बढ़िया। चलो जी, बायबैक के बारे में थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं आपको। बायबैक के बारे में लो जी, बायबैक का जो कॉन्सेप्ट है, लो जी थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं। बायबैक, अगर बायबैक 30/9/2024 तक हुआ है, बायबैक ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 24 हुआ है, बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिलायंस टाटा बिरला। सुन लो, 1 अक्टूबर 2024 के बाद हुआ है, जो भी अमाउंट मिलेगा, अमाउंट ऑन बायबैक डीम डिविडेंड, ओ अमाउंट ऑफ बायबैक क्या बनेगा? डीम्ड डिविडेंड। ये तो मक्खन की तरह चैप्टर है यार, डीम्ड डिविडेंड। कौन सा सेक्शन? 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज एफ। कैपिटल गेन भी लगेगा 46A में, कैपिटल गेन भी लगेगा। एफवीसी ले लेंगे नील, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्स 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 एक्स, तो बेटा आपका कैपिटल लॉस बनेगा एक्स 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 एक्स, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। काम खत्म। अच्छा, अगर 30/9/2024 तक था तो बेटा 115QA इंडियन कंपनी के हाथ में लगता था, वो उस पे बाय बैक टैक्स पे करती थी। शेयर होल्डर के हाथ में उड़ी बाबा एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 1035A, नो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46। लो जी, तो पहले कंपनी भुगतती थी, बायबैक टैक्स देती थी, अब कंपनी नहीं देती, आप दे देना। आपके लिए आईयूएस में आ जाएगा डीम डिविडेंड, आईयूएस। लो जी, 222F। मैं तो चेक कर रहा था धप्पा राम, मैं तो चेक कर रहा था कि तुम लोग पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते बात को। क्लियर है जी बात? चलो जी, बायबैक के बारे में बता दी सचिन सर ने। कंपनी हो गई लिक्विडेशन में चली गई, बाइंडे कप, कंपनी के हाथ में कोई ट्रीटमेंट। कंपनी जब लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी के हाथ में ट्रांसफर नहीं। लिक्विडेटर से जब तुम्हें पारितोषिक मिलेगा, शेयर्स मिल, एसेट्स मिलेंगी, कैश मिलेगा, आपके हाथ में टैक्सेबल। तो कंपनी लिक्विडेशन में कब गई? 22-23 में, और तुम्हें मनी मिला 25-26 में। बताओ टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल कब होगा? कंपनी लिक्विडेशन में गई 22-23 में, तुम्हें 25-26 में पैसा मिला, टैक्सेबल कब होगा? जब 25-26 में पैसा मिला। लेकिन
ट्रांसफर कब मानेंगे? 22-23। सेलिंग प्राइस क्या लेंगे ये याद रखना, जो पैसा मिला, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स मिली, माइनस डीम डिविडेंड 222C। ठीक है ना जी। आइए जी नेक्स्ट आते हैं बेटा, फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। लिखना जरा, सेक्शन 51 प्लस 56(2), फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी, फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। मुन्ना, फोर फीचर एडवांस मनी अगर 31 मार्च 2014 तक हुआ है या ऑन और आफ्टर 1/4/14 हुआ है तो ये नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल, तो फिर क्या करते थे? रिड्यूस्ड फ्रॉम सीओए। अब क्या करते हैं बताओ बताओ मेरे प्यारे नाइट वॉरियर्स, मेरे साथ बने हुए हो, दिल खुश कर दिया तुमने मेरे नाइट वॉरियर्स। अब ये आईयूएस में टैक्सेबल हो जाता है 56(2) में। यस, और फिर नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम सीओए। अच्छा किस साल? जिस साल फोरफीट हुआ, नॉट जिस साल रिसीव हुआ। फोरफीचर वाले साल टैक्सेबल करेंगे, नॉट रिसीव वाले साल। जैसे आपका फोरफीचर एडवांस मनी रिसीव कब हुआ? 23-24 में रिसीव, 24-25 में रिसीव हुआ, फोरफीट 25-26 में किया, तो 25-26 में आईयूएस में टैक्सेबल करेंगे। है वो 1/4/2014 के बाद फोर फीचर, तो ये फोर फीचर की डेट है, फोर फीचर ऑन और आफ्टर। ठीक है, क्लियर है बात? चलो जी नेक्स्ट। अब आते हैं बेटा 50AA। ये एक नया अमेंडमेंट थी, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, रट लेना इसको। वैसे मैं रटने पे ज्यादा बच्चों को तवज्जो नहीं देता, बट रात का टाइम है, 12:30 बज रहे हैं, है ना, 12 भी बज गए, 12:30 बज रहे हैं। रट लेना क्या भाई साहब, आपने स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो आपने खरीदी थी 1/4/23 ऑनवर्ड्स, या सुन लो देख लो, मार्केट लिंक डिबेंचर्स ये बेच रहे हो आप, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स जिनका ट्रांसफर रिडेम्पशन विद इफेक्ट फ्रॉम 23/7/24 हो रहा है। पढ़ना जरा, ये पॉइंट्स को खुद पढ़ो, एक बार खुद पढ़ो, एज इट इज पढ़ना बेटा। एक आपके पास क्या है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अब डेट्स की इतना तवज्जो मत दो, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, ये चार चीजें। तीसरा इधर सुनो सुनो, तीसरा इधर, चौथा इधर। दोबारा पढ़ो, अब 3-4 बार पढ़ोगे जब समझ आएगा। आपका स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है। अब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मीनिंग नीचे देखो, जिसका 65% से ज्यादा डेट में और मनी मार्केट में लगता है। तो क्या मैं इसको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स कह लूं? यस, आपके पास डीओएमएफ के यूनिट्स है, डीओएमएफ यूनिट्स। आपके पास मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं बबुआ। मार्केट लिंक डिबेंचर्स क्या होते हैं सचिन सर? मार्केट लिंक डिबेंचर्स जिसमें रिटर्न्स मार्केट से लिंक्ड होती हैं, रिटर्न्स आर लिंक टू मार्केट। अच्छा, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट से लिंक्ड है, फिक्स नहीं है। ओ, इंटरेस्ट लिंक्ड टू मार्केट। अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर तो समझते ही है, अनलिस्टेड बॉन्ड्स जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड डिबेंचर लिस्टेड नहीं है, इनको ट्रांसफर करोगे ना ऑलवेज शॉर्ट टर्म, नेवर लॉन्ग टर्म। अच्छा, नेवर लॉन्ग टर्म, चाहे सर 24 के बाद भी। हाँ 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 हाँ, ये सब 24 वाले ही हैं, ये सब 24 पीरियड, 24 वाले होल्डिंग पीरियड वाले हैं। 24 के बाद भी ट्रांसफर करोगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नॉट अलाउड। तो स्लैब रेट पे आएंगे सारे।
ओ, तो गवर्नमेंट से रेवेन्यू लेना चाहती है, टैक्स लेना चाहती है, स्लैब रेट का टैक्स लगेगा सब पे, स्लैब रेट का टैक्स। अब रुका है शायद, मुझे लग रहा है कंप्यूटर अब हैंग हुआ है, हैंग हुआ है ना कंप्यूटर, अब जरा देखना भाई, ये भी बोलोगा 4 घंटे हो गए, अब हुआ नहीं हुआ हैंग, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि एक बार तो हैंग हो, है ना, अब हो गया, चलो नाइस, अब तो चैप्टर ही खत्म होने वाला है, वैसे चैप्टर ही खत्म होने वाला है। आओ भैया, तो ये 4 डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, 10 मिनट में हो जाएगा, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स 24 के बाद शॉर्ट टर्म ही माने जाएंगे, तो यानी कि आपको स्लैब रेट पे टैक्स करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अब मैं की पॉइंट्स पे आ रहा हूं बेटा, की पॉइंट्स पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, मुश्किल पॉइंट्स पे। अब ये की पॉइंट्स है बेटा 50C वाला सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको प्रैक्टिकली करवा देता हूं 50C को, तो आपका टाइम बच जाएगा, मैं थियोरिटिकली नहीं करवा रहा। 50C कैपिटल गेन में है, बस बेटा 10 मिनट दो। 43CA पीजीबीपी में है। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एज कैपिटल एसेट तो 50C लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड तो 43CA लगेगा। ठीक है, तुम लोगों की नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं, तुम्हें इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं, नहीं तो सो जाओगे, तुम्हें देख के मैं सो जाऊंगा। बाबू सेलिंग प्राइस है 1 करोड़, एसडीवी है 1.5 करोड़, और बताओ जी व्हाट शुड बी द कैपिटल गेन के लिए सेलिंग प्राइस क्या लिया जाएगा? जब कैपिटल गेन निकालेंगे ना तो सेलिंग प्राइस क्या लिया जाएगा? बहुत ही बढ़िया 1.5। ये बिल्डर होगा भाईजान, इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या लिया जाएगा? सेम चीज 1.5 करोड़। तो ये बिल्डर है, इन्होंने फ्लैट्स बनाए हैं, अंडर वैल्यू करके बेच रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है। If SDV exceeds 110% of the consideration, SDV को कंसिडरेशन ले लिया जाता है। ओके रिपोर्ट है ना ये? तुम्हें आग लगी, क्या लगी? आग। अब आग लगी तो आईटीओ के पास जाओ और कहो ये जो एसडीवी है ये मार्केट वैल्यू से ऊपर है, या तो आप स्टैंप लॉज में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को घटवाओ। अब वो लंबा प्रोसेस है भाई, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट फिक्स कर देती है सर्कल रेट के हिसाब से, वो टाइम लगेगा गिरने में। आईटीओ के पास जाओ, आईटीओ वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करवाएगा, और आईटीओ के मार्केट वैल्यू के हिसाब से मार्केट वैल्यू आई 2 करोड़। बताओ जी सेलिंग प्राइस क्या लिया जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू 2 करोड़, सेलिंग प्राइस क्या लिया जाएगा? शुक्र मानो भगवान का 1.5 करोड़ लेंगे। गवर्नमेंट कह रही है तेरी बात कच्ची निकली, आप कह रहे हो एसडीबी है फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है, फेयर मार्केट वैल्यू 2 करोड़, एसडीबी तो 1.5 ही है। जब फेयर मार्केट वैल्यू नीचे आएगी, फेयर मार्केट वैल्यू आई 1.2 करोड़, अब बताओ सेलिंग प्राइस क्या लेंगे? चाहे 43CA हो या आपका 50C हो, अब क्या लेंगे? 1.2 करोड़। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख आई, अब क्या लेंगे? अब बेटा 80 लाख लेंगे, अब 80 लाख लेंगे। ओहो हो सॉरी, चेक, अरे रब हो गया अब हम 1 करोड़ लेंगे। तो ये डिट्टो सेम दोनों सेक्शन है। बस एक बात और याद रखना, ये तो हो गया बात, आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस 1 करोड़ है, एसडीवी 2 दी हुई है 1.5 करोड़ और एसडीवी 2 करोड़। अब बताओ कौन सी एसडीवी लोगे? ये डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन है ना, ना ना ना, ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, जब आपने बेची होगी ना तो बायर ने अपने नाम करवाई होगी। ये है 15/10/2026, ये है 15 फरवरी 2005 करो बेटा 5, ये 26।
बताओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो गवर्नमेंट कहती है सुनो सुनो, हम वैसे तो ये लेते हैं, ये वाली ताजी लेटेस्ट एग्जीक्यूशन, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेची बायर ने अपने नाम करवाई, वो वाली एसडीवी। तुम चाहते हो ये वाली एसडीवी लेना, तो एनी बयाना पार्ट ऑफ कंसिडरेशन सेलर को मिल गया हो, एनी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय सेलर, यानी कि बयाना एग्रीमेंट वाले दिन तुमने बयाना ले लिया हो बाय 11 मेथड्स, आइदर ऑफ 11 मेथड्स। तो भाई अगर तुम्हें एक एसडीवी दी है तो एक ही ले लेना, लेकिन दो एसडीवी दी है, जिस दिन बायर ने अपने नाम करवाई, चाहे वो 43 सी हो या 50 सी हो, बात एक ही है। तो हम 1.5 करोड़ ले लेंगे अगर बयाना को कुछ हिस्सा सेलर को एग्रीमेंट वाले दिन मिल गया था, 11 मेथड्स। नहीं मिला तो 2 करोड़ लेंगे एसडीवी। चलो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक सेक्शन आता है बब्बू लाल 50 सीए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर आपने सेल करे हैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो बेटा उसका जो सेलिंग प्राइस है और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाई लेना है आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट वो खुशी की बात यह है, फेयर मार्केट वैल्यू रूल्स के हिसाब से वो पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है। तो आपको बस क्वेश्चन में बोलेंगे अनलिस्टेड शेयर्स, अनकोटेड शेयर्स, अनकोटेड अनलिस्टेड, बात एक ही है। तो 100 रुपए का बेचा, मार्केट वैल्यू 150 आ रही है, तो 150 ले लेना। आप कह रहे हो सर मेरी ना कंसिडरेशन मुझे पता नहीं है तो सही, मैं निकाल नहीं सकता। आप क्या बेच रहे हो? आप बेच रहे हो बेटा फर्नीचर, और कह रहे हो सर इसका कंसिडरेशन पता नहीं है मुझे। तो जिस दिन बेच रहे हो ना 15, 12, 25 को, उसकी मार्केट वैल्यू को कंसिडरेशन मान लेंगे। तो इफ यू से द एसेट्स कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेनेबल, द फेयर मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर बी डीम्ड। चलो जी, ये आपके टैक्स रेट्स हैं 26-27 के, 26-27 के, 26-27 के टैक्स रेट देख लो बाबू। अगर शॉर्ट टर्म गेन 1037 में आया 100% एक्सेप्ट। 1037 क्या है सुन लो जी, 1037 है अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड। यस, अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड जो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली। शहर की जमीन जिसमें मिनिमम 2 साल से खेती कर रहे थे, सरकार ने एक्वायर कर ली। उसका शॉर्ट टर्म भी एग्जेम्प्ट, लॉन्ग टर्म भी। दिल्ली में ही जमीन पे खेती कर रहे थे, मेट्रो आ गई, प्रोजेक्ट आ गया, जमीन एक्वायर कर ली, कंपनसेशन मिला, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एग्जेम्प्ट। 1037 बस 2 साल से खेती हो रही थी उस पे, तो 1037 इधर भी एग्जेम्प्ट है बेटा, 1037 इधर भी एग्जेम्प्ट। बिल्कुल सही। अब आ जाओ 111A में। ये 111A वो है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो 12 महीने में बेचे गए। 20% का टैक्स लगेगा। ट्रांसफर 23/7/2024 या उसके बाद हुआ है बेटा। 22 जुलाई तक कितना टैक्स लगता था? लास्ट ईयर तक 22 जुलाई तक ट्रांसफर किया तो बेटा 15% होता था। पुराना रेट 15 था, 20 से हटाया गया। ये कोई नई अमेंडमेंट नहीं है, ये तो आपके जनवरी वाले बच्चों ने भी पढ़ा था, जो 2026 वाली। अदर शॉर्ट टर्म गेन स्लैब रेट पे आता है। लॉन्ग टर्म पे आ जाए, वही लॉन्ग टर्म लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स 12 महीने के बाद बेचे हैं तो आपका 12.5% का टैक्स है। ट्रांसफर 23/7/2024 ऑनवर्ड्स, पहले तो होता था रेट बेटा आपका 10%, 1,25,000 से ऊपर। और अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मुन्ना 12.5% का रेट है, क्योंकि ट्रांसफर 23/7/2024 के बाद या उसके बाद, उससे पहले 20 होता था। तो रेट्स ये याद रखनी है। एक बात क्या याद रखनी है और जो मैं बता देता हूं आपको, जो मुझे लगता है पता होनी चाहिए, ये बेटा जब 112A एप्लीकेबल हो जाता है, 112A एप्लीकेबल हो जाता है, समझ गया सर? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीने के बाद बेचे हैं
ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज में हुई है, यस, जब ये तो लगता है एसटीटी वाली ट्रांजैक्शन हो गई ना, ये एसटीटी वाली ट्रांजैक्शन हो गई। सुन लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1,00,000, 12-13 में खरीदे थे, सोल्ड ऑन द एक्सचेंज 25-26, 5,00,000। आप मुझे कैपिटल गेन बता सकते हैं? सर नहीं बता सकते। क्यों? अगर तुम्हारे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी 1 फरवरी 2018 से पहले की हैं, तो आपको मार्केट वैल्यू की ऑप्शन मिल सकती है, जैसे वो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज, और 31 जनवरी 2018 को मार्केट वैल्यू दी हुई है 3,00,000। अब मुझे लगता है आप कैपिटल गेन निकालने में सक्षम। बताइए जी, व्हाट विल बी दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? व्हाट विल बी दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? बिल्कुल सही मुन्ना, सेलिंग प्राइस तो आपको लेनी है 5,00,000 और कॉस्ट में आपको 1,00,000 और 3,00,000 विच एवर इज हाई, 3,00,000 माइनस करके 2,00,000 आ जाएगा। तो हम ये 1,00,000 नहीं लेंगे, हाइयर लेंगे। क्लियर है जी बात? अच्छा, अब एक बात और याद रखना, ये जो इक्विटी शेयर्स हैं ये देख लो, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अगर वो लिस्टेड थे 31 मार्च 2018 को लिस्टेड थे, तो आपको हाईएस्ट प्राइस लेना है 31 जनवरी 2018 का। एक होता है ओपन प्राइस, एक होता है हाई प्राइस, एक होता है लो प्राइस, एक होता है क्लोज प्राइस। सरकार कह रही है तुम्हारे इक्विटी शेयर्स या यूनिट लिस्टेड थे तो हाईएस्ट प्राइस लेना है। और कल ही हमने बात करी थी, जब हम इसॉप और स्वेट इक्विटी की बात कर रहे थे, उसमें कौन सा प्राइस लिया था? ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। जब स्वेट इक्विटी और हमने बात करी थी इसॉप की, वहां तो एवरेज प्राइस था, और अगर ट्रेडिंग ना हुए तो क्लोजिंग प्राइस है या हाईएस्ट प्राइस। उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई थी, जिस दिन वो लिस्टेड थे ट्रेडिंग ही नहीं हुई थी, तो बेटा फिर हाईएस्ट प्राइस फिर लेना है। क्लोजिंग प्राइस नहीं बोल रहे, वहां तो क्लोजिंग को उतर आए थे, एवरेज से क्लोजिंग आ गया था, या हाईएस्ट ही रहेगा प्रीसीडिंग डे पे। अब लॉ क्या कहता है? यूनिट्स लिस्टेड ही नहीं है, यूनिट्स शेयर्स नहीं, यूनिट्स लिस्टेड ही नहीं है 31 मार्च 18 को। ये तो कह रहे हैं यूनिट्स या शेयर लिस्टेड है, अनलिस्टेड थे, तो एनएवी ले लेना 31 को, वो क्वेश्चन देगा, बात ही खत्म। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना मेरी बात। शेयर्स लिस्टेड नहीं थे, शेयर्स लिस्टेड नहीं थे, अब क्या करें? उस केस में मैं एक छोटा सा आपको फॉर्मूला दे देता हूं, क्या याद रखना, 2012-13, अच्छा अब जा रहे हैं वाला, फिर जा रहा है, अब ये फिर सिस्टम स्लो हो गया, एक रिफ्रेशमेंट और देनी पड़ेगी, बस एग्जेम्पशंस का काम रह गया, बस बाबू 10 मिनट का काम रह गया, सिस्टम निकाल दे बेटा बच्चों का काम, दुआ देंगे बच्चे। 1 सेकंड बाबू, नजर लग जाती है ना, मैंने ऐसे बोल दिया कि सिस्टम स्लो नहीं हो रहा, जब से बोला जब से होने लग गया। ये तो मैंने खूब देखा है वैसे, अपनी सफलता अपनी अच्छाई बतानी नहीं चाहिए। चलो जी चलो जी चलो जी आओ जी। तो 2012-13 में, अभी नहीं, अभी भी स्लो ही चल रहा है, रुक जाओ बेटा 2 मिनट दो, मैं ठीक करता है इसको, ठीक ही दे तो है। एनी हाउ बेटा, चलो नया लाओ तो पहले करेंगे ना, सर पहले ये तो करवाओ। अच्छा बाबू हम कहाँ थे? हम यहाँ थे भाई, 12-13 में खरीदे हैं तुमने, सुन लो, 1,00,000 के, 2025-26 में बेच रहे हो 10,00,000 के। क्या है सर? इक्विटी शेयर है, अनलिस्टेड थे बेटा। ओ 31 जनवरी 2018 को अनलिस्टेड थे, बाद में लिस्ट हुए, अनलिस्टेड थे। अब मुझे बताओ इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? 31 जनवरी 18 को लिस्टेड होते शेयर्स तो हाईएस्ट प्राइस, यूनिट्स होते हाईएस्ट प्राइस, अनलिस्टेड यूनिट्स होते तो सर एनएवी। लेकिन बाबू अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, बाद में लिस्ट हुए हैं, जब भी तो 112 ही लगा, अनलिस्टेड ही रहते तो 112 ही कैसे लग जाता?
लेकिन वो अनलिस्टेड थे, बाद में लिस्ट हुए। बताओ जी क्या करें। हाँ, अब नहीं, मर्चेंट बैंकर नहीं राम नवीन, इंडेक्सेशन करके ना उसकी डीम्ड एफएमवी निकालेंगे, डीम्ड एफएमवी ऑन 31 जनवरी 18। और डीम्ड एफएमवी क्या है सुन लो, उसकी 1 लाख की कॉस्ट, 12-13 का सीआईआई मुन्ना 200 है, 200, और 17-18 का सीआईआई बता दो, 17-18 का सीआईआई, क्योंकि जिस साल ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना 17-18, उसका सीआईआई बताना। आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा मैं, अब रात का टाइम है राम, कल वाले लेक्चर में, आज वाले लेक्चर की प्रॉब्लम्स लूंगा। 17-18 272 ये है उसकी डीम्ड एफएमवी। इसको माइनस कर देना आप अपनी सेलिंग प्राइस में से, 25-26 में आप बेच रहे हो ना 10 लाख का, उसमें से माइनस कर दे। तो क्लैरिटी ले आओ। शेयर्स लिस्टेड थे 31 जनवरी 2018 को, तो हाईएस्ट प्राइस। यूनिट्स ईएमएफ लिस्टेड थे 31 जनवरी 18 को, हाईएस्ट प्राइस। अनलिस्टेड यूनिट्स एनएवी, अनलिस्टेड शेयर्स डीम्ड एफएमवी। चलो अब आ जाओ जी एग्जेम्पशंस। ये तो बेटा मैं 5 मिनट लगने एग्जेम्पशंस में, मैं तो मोटा मोटा बता देता हूं एग्जेम्पशंस का कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया भैया, भैया जी क्या हो गया। अच्छा अच्छा, मैं एग्जेम्पशंस को ना आपको ऐसे समझाऊंगा, आपसे क्वेश्चन पूछ के। घर बेचा घर लिया, क्या कौन सी एग्जेम्पशन, घर बेचा घर लिया कौन सी एग्जेम्पशन, घर बेचा घर लिया कौन सी एग्जेम्पशन, 54। अच्छा बेटा, घर नहीं बेचा घर लिया, घर नहीं बेचा घर लिया, घर नहीं बेचा घर लिया, 54 है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बॉन्ड्स में पैसा लगाया जो 5 साल के बाद रिडीम होंगे, कौन सी एग्जेम्पशन है वो, बॉन्ड्स में पैसा लगाया जो 5 साल के बाद रिडीम होंगे। अब ईसी में एक छोटी सी अमेंडमेंट है, पहले 4 बॉन्ड्स थे, एनएचएआई के, आरईसीएल के, पीएफसीएल के, आईआरएफसी के, इसमें हुडको के बॉन्ड्स भी डाल दिए हैं। पहले 4 बॉन्ड्स थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये अमेंडमेंट है पूरे कैपिटल गेन में, हुडको हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन समथिंग, उसके बॉन्ड्स भी डाल दिए। बट वो बॉन्ड्स भी बाबू 5 साल के और रिडीम हो। अच्छा, खेती की जमीन बेच के खेत लिया, एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ली, 54 भी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बेटा, मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 लैक्स की 2 सालों में, जिस साल बेच रहे और अगले साल 2 सालों में, वो कौन सी लिमिट है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 लैक्स की, जिस साल बेच रहे और अगले साल, 54 ईसी। अच्छा, कहां पर एक नया मकान खरीद सकते हो, ओनली वन, नया नहीं, वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। बेटा वो तो वन रेजिडेंशियल हाउस वाला पॉइंट तो दोनों जगह है, 54 में भी है और बाबू 54F में भी है, वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है जी। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ से ऊपर है, नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ तक है, तो क्या हम 2 हाउस ले सकते हैं। अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ तक है, कैन वी बाय 2 हाउसेस फॉर 54 एग्जेम्पशन, यस, ठीक है। एक बात और, कहां नेट सेलिंग प्राइस इन्वेस्ट करना है, कौन से एग्जेम्पशन में नेट सेलिंग प्राइस इन्वेस्ट करना है, नेट सेलिंग प्राइस, बाकी जगह तो गेन इन्वेस्ट करना है, कहां नेट सेलिंग प्राइस इन्वेस्ट करना है, बताओ जी। वेयर डू वी नीड टू इन्वेस्ट नेट सेलिंग प्राइस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राम ने कहा इतना टाइम क्यों खराब करूं, एफ लिख देता हूं, 54F। अब एक बात बताना, 2 जगह डायरेक्ट रिवर्सल है, अगर लॉक इन पीरियड तोड़ा
दो जगह डायरेक्ट रिवर्सल है, बता दो जी, बस काम खत्म होने वाला है बेटा। दो जगह डायरेक्ट रिवर्सल है, दो सेक्शंस में जो एग्जेम्पशन ली थी वो डायरेक्ट टैक्सेबल, एक तो ईसी और एक एफ। 54F में डायरेक्ट रिवर्सल, 54 ईसी में डायरेक्ट रिवर्सल। चलो जी, ये खत्म होता है आपका। सर मतलब बेटा वो लॉक इन पीरियड होता है ना, लॉक इन पीरियड, ये लो लॉक इन पीरियड तोड़ दिया, नई एसेट 3 साल से पहले बेच दी, तो यहां पर हमारा इनडायरेक्ट रिवर्सल था, यहां पर इनडायरेक्ट रिवर्सल था, यहां पर डायरेक्ट रिवर्सल था। याद आ गई बात? चलिए